तो आज की क्लास शुरू करते हैं। पहले सीधे बैठेंगे और 3 बार ओम उच्चारण। ओम। अब धीरे से अपनी आंखें खोलेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज जो हम पढ़ेंगे हम बेसिकली सांख्यिकी वाला पोर्शन करेंगे, क्योंकि योग में बुक तो पूरी है, योग में अनुसंधान और सांख्यिकी। तो सांख्यिकी भी आधा पार्ट सांख्यिकी है और आधा पार्ट अनुसंधान वाला है। तो अनुसंधान वाला पार्ट आपको सर पढ़ाएंगे, बाकी सांख्यिकी वाला पोर्शन आपको मैं पढ़ाऊंगा। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सांख्यिकी क्या है, सांख्यिकी का अर्थ क्या है। तो सांख्यिकी के बारे में आप क्या जानते हैं? बेसिकली सांख्यिकी का जो शाब्दिक अर्थ है वो संख्याओं से संबंधित है। संख्या मतलब आंकड़ों से संबंधित। तो सांख्यिकी को जो है स्टार्टिंग में क्या किया था कि स्टार्टिंग में क्या होता था कि राजा जो होते थे वो अपना डेटा रखने के लिए, मतलब भी कितने हमारे यहाँ पर सैनिक है, कितना हमारा एरिया है, कितने हमारी जनसंख्या है हमारे राज्य में, कितने हमारे राज्य में जो है खेती होती है, गेहूँ आता है। तो इन सब चीज़ों का एक रिकॉर्ड रखा जाता था। तो वहीं से शुरू हुआ ये। ठीक। तो शुरू करते हैं यहाँ से। पहले इसको जो आपको पीडीएफ है इसको समझ लेते हैं, फिर उसके बाद में इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो सांख्यिकी का शाब्दिक अर्थ है संख्या का वह शास्त्र, अर्थात आंकड़ों के अध्ययन का शास्त्र। सांख्यिकी को अंग्रेजी भाषा में स्टेटिस्टिक्स कहा जाता है। हाँ, इसका ध्यान रखना कि अंग्रेजी भाषा में कुछ लोग इसको स्टेटिक्स बोलते हैं, जबकि स्टेटिक्स और स्टेटिस्टिक्स ये दोनों अलग हैं। स्टेटिक्स जो होता है वो आपका साइंस में आता है, वो इस गति स्टैटिक्स और डायनेमिक्स। ठीक है, ये साइंस वाला और मैथ वाला पोर्शन होता है, साइंस का पोर्शन होता है बेसिकली। तो ठीक है, स्थिति विज्ञान, गति विज्ञान ये। लेकिन स्टैटिस्टिक्स ये होता है सांख्यिकी। तो ध्यान से इसको 3 चीज़ों से स्टैटिस्टिक्स 3 हिस्सों में होता है। ठीक है, तो कंप्लीट बोलेंगे स्टैटिस्टिक्स, क्योंकि स्टैटिक्स अभी कभी कभी पूछ लेते हैं ये जैसे वाइवा वगैरह होता है तो वाइवा में पूछ लेते हैं कि भाई सांख्यिकी को इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो बहुत से बच्चे बोल देते हैं स्टैटिक्स, लेकिन स्टैटिक्स नहीं, स्टैटिस्टिक्स कहा जाता है। अब इसकी उत्पत्ति के बारे में देख लेते हैं। ऐसा माना जाता है कि स्टैटिक्स शब्द का निर्माण लैटिन भाषा के शब्द स्टेटस, इटली के स्टेटिसा, फ्रेंच भाषा के स्टैटिस्टिक्स तथा जर्मन भाषा के स्टैटिक्स द्वारा हुआ है। बेसिकली तो आपको एक ही 2 याद रखने हैं, जैसे लैटिन भाषा का स्टेटस, बस इतना इनफ है। कि स्टैटिक्स शब्द की जो उत्पत्ति हुई है लैटिन भाषा के स्टेटस से हुई है। ठीक। इन सभी शब्दों का मूल अर्थ राजनीतिक राज्य है, पॉलिटिकल स्टेट। मतलब सभी का जो मूल अर्थ है, इनका जो इनके पीछे कारण है, उसका मतलब उसका कारण यह है कि राजनीतिक राज्य है, पॉलिटिकल स्टेट। 18वीं शताब्दी के मध्य तक राजा अपने राज्यों की
जनसंख्या, कर्मचारी, सेना, मतलब राज्य में कितनी जनसंख्या है, कर्मचारी कितने हैं, सेना कितनी है हमारी, विभिन्न आंकड़ों को एकत्रित कर सांख्यिकी का राज्य गठन विज्ञान के रूप में प्रयोग करते थे, परंतु बाद में इसका प्रयोग राजकीय कार्यालयों के आंकड़ों को सुव्यवस्थित ढंग से एकत्र करने में किया जाने लगा तथा सांख्यिकी का अर्थ संख्यात्मक तथ्यों के प्रयोग में किया जा सकने वाली रीतियों से लगाया जाने वाला लगा। मतलब सांख्यिकी का जो अर्थ है बेसिकली, जैसे हमारे पास कोई भी जानकारी है, वो जानकारी जो है वो डाटा होती है, और डाटा चाहे किसी भी वस्तु, विषय, व्यक्ति के बारे में हमारे पास जितनी भी जानकारी है वो हमारी क्या होती है, डाटा होती है। और डाटा का आंकड़े होते हैं, वो हिंदी में आंकड़े बोलते हैं। और आंकड़ों का एकत्रित करना, उन आंकड़ों को व्यवस्थित करना, उन आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण करना, उन आंकड़ों का विश्लेषण करना, संश्लेषण करना, तो इन सब चीज़ों जो आती हैं ये सांख्यिकी के विषय के अंदर पर आती है। उनका माध्य निकालना, उनके मीन निकालना, उन आंकड़ों के बारे, और उन आंकड़ों का संश्लेषण विश्लेषण करके जब हम कोई भविष्यवाणी भी कर सकते हैं उसके आधार पर, ठीक, कि भाई यदि अभी मान लीजिए ऐसा कि हमारा जो जनसंख्या दर है वो हर साल 1% बढ़ रही है या 2% बढ़ रही है, ठीक, तो आने वाले समय की हम यहाँ पर एक पूर्व अनुमान लगा सकते हैं कि भाई 2050 तक हमारी जनसंख्या ये हो जाएगी, या 2030 तक हमारी जनसंख्या यहाँ पर पहुँच जाएगी, भारत की जनसंख्या। तो आंकड़ों का एकत्रीकरण, इनका व्यवस्थीकरण, इनका प्रस्तुतिकरण, इनका विश्लेषण, संश्लेषण, और इनकी जो मैथमेटिकल गणना इन पर की जाती है, उन गणनाओं को द्वारा हम किसी भविष्यवाणी या कुछ भी या पूर्वानुमान लगाने की जो प्रक्रिया होती है वो सारा सांख्यिकी विषय के अंदर पर आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा ये कि देखो, जैसे एक मान लीजिए हमारी कोई एक क्वेश्चन हम लेते हैं कि एक विद्यार्थी है, उसकी एज 15 वर्ष है, 10 साल बाद उसकी एज क्या होगी। एक स्टूडेंट है और स्टूडेंट की जो एज है वो वर्तमान में कितनी है, 10 वर्ष है। तो आफ्टर 15 ईयर उसकी एज क्या होगी। अब ऐसा जो क्वेश्चन हुआ ये क्या हुआ, ये तो हमारा मैथ हो गया। बट यदि हम इसी चीज के बारे में ये बात करें कि एक मान लीजिए कि हमारी क्लास में 10 बच्चे हैं और 10 बच्चों की जो एज है वो 12 साल, 15 साल, 9 साल, 8 साल, 11 साल, 13 साल, 12 साल, 8 ईयर, 9 ईयर, 11 ईयर, 12 ईयर, इस टाइप से एज है 10 बच्चों की एज, ठीक। तो ये क्या है, हमारे पास ये आंकड़े हो गए। ये वाली प्रॉब्लम जो हो गई वो मैथ की प्रॉब्लम हो गई। बट ये प्रॉब्लम जो है, ये जो हमारे पास आंकड़े हुए हैं, इन आंकड़ों का आरोही क्रम में लिखना, ठीक है, अवरोही क्रम में, डिसेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर में लिखना, इनको प्रस्तुत करना, ठीक है, इनकी एवरेज एज निकालना, तो ये सब चीज़ें क्या हो गई, ये आपके सांख्यिकी विषय के अंदर पाएगी। ये सारी जहाँ पर भी डेटा हो जाता है और उन पर जो भी हम क्रियाएं करते हैं, चाहे वो उनका प्रस्तुत करना हो, चाहे वो उनका विश्लेषण करना हो, चाहे उनका आपका कोई इससे कोई भविष्यवाणी करना हो, या फिर कोई इसका मतलब कुछ भी करते हैं आंकड़ों के साथ, वो सब सांख्यिकी विषय के अंदर पे आते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जन सामान्य के लिए सांख्यिकी एक ऐसा विषय है जिसमें विभिन्न तथ्यों फैक्ट्स, मापों, मेजरमेंट से संबंधित आंकड़ों का संकलन कर, मतलब आंकड़ों को इकट्ठा कर उनका विश्लेषण, एनालिसिस किया जाता है
तथा घटना से संबंधित अनुमान व निष्कर्ष ज्ञात किए जाते हैं। सांख्यिकी विज्ञान की विभिन्न विधियां व सिद्धांतों से परिचित व्यक्तियों के लिए सांख्यिकी का अर्थ माध्य, बहुलक, माध्यिका जैसी वितरात्मक मापों से है, जिनकी गणना प्रतिदर्श आंकड़ों समयांकों द्वारा की जाती है। मतलब ये है कि जो जन सामान्य के लिए जो सांख्यिकी जो विषय है उसमें तथ्यों, मापों से संबंधित आंकड़ों का संकलन मतलब इकट्ठा करके उनका विश्लेषण करना, ठीक, किया जाता है। और इसमें फिर सांख्यिकी विज्ञान की विभिन्न विधियों सिद्धांतों से परिचित व्यक्तियों के लिए सांख्यिकी का अर्थ, मतलब जो ज़्यादातर सांख्यिकी को बहुत डीप जानते हैं, ठीक है, ये तो जन सामान्य के लिए हो गया। जन सामान्य के लिए हम बोलेंगे भाई माप और जो भी है तथ्य हैं उनका जो डाटा है वो ये है। लेकिन जो सांख्यिकी को जानते हैं उनके लिए माध्य है, उनका बहुलक, उनकी माध्यिका, ठीक है, जो बहुत सारा उनको मतलब विवरण दे दे, तो उनके लिए ये सांख्यिकी होती है। सांख्यिकी शब्द को अलग अलग वचनों में अलग अलग परिभाषित किया गया है। जब इसे एक वचन के रूप में प्रयोग किया जाता है तब इसका आश्रय विज्ञान अथवा विज्ञान पद्धति से होता है। मतलब जब हम इसे एक वचन के रूप में प्रयोग करेंगे तब ये सब्जेक्ट होगा हमारा, ठीक। यदि इसका प्रयोग बहुवचन के रूप में किया जाता है तो इसका अर्थ उन आंकड़ों से होता है जिनका संकलन, वर्गीकरण, विश्लेषण, प्रस्तुतिकरण किया जाना होता है। मतलब जब इसको बहुवचन के रूप में प्रयोग करते हैं तो आंकड़ों का इकट्ठा करना, उनका वर्गीकरण करना, व्यवस्थित करना, उनका वर्गीकरण करना, उनका विश्लेषण करना, उनका प्रस्तुतिकरण करना। प्रस्तुत करते हैं जैसे कभी पाई चार्ट से करते हैं हम, ठीक है, कभी हम इसको बार डायग्राम से करते हैं इस टाइप से। तो आंकड़ों को अलग अलग तरीके से प्रस्तुत किया जाता है, इस टाइप से हम ये इनका प्रस्तुतिकरण करते हैं, ठीक है। आगे बढ़िए। तो सांख्यिकी का आपको अर्थ समझ में आया। सांख्यिकी का जो अर्थ है वो संख्याओं का शास्त्र है जिसमें आंकड़ों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। अंग्रेजी भाषा में इसको स्टैटिस्टिक्स कहा जाता है। और इसका जो स्टैटिस्टिक्स शब्द का निर्माण जो है लैटिन भाषा के शब्द स्टेटस से हुआ है, ठीक है। इतना ही इनफ है। जन सामान्य के लिए सांख्यिकी जो है तथ्यों तथा मापों से संबंधित आंकड़ों का डाटा का संकलन से है। और बाकी जो इसके कुछ परिचित व्यक्ति होते हैं उनके लिए इसका अर्थ माध्य, बहुलक, माध्यिका जैसी विवरणात्मक मापों से है जिनकी गणना प्रतिदर्श आंकड़ों समयांकों द्वारा की जाती है। सांख्यिकी शब्द को अलग अलग वचनों में अलग अलग परिभाषित किया गया है, ठीक है। एक वचन के रूप में विज्ञान की पद्धति से है और बहुवचन के रूप में आंकड़ों का संकलन, उनका वर्गीकरण, विश्लेषण। संकलन मतलब पहले आंकड़े इकट्ठे करेंगे, ठीक है, आंकड़ों का संकलन करना होता है। फिर यहाँ पर बीच में एक और आता है व्यवस्थीकरण, उनको व्यवस्थित करेंगे, उनको आरोही क्रम में लगाएंगे या फिर अवरोही क्रम में लगाएंगे तो आंकड़ों को वो हम व्यवस्थित करते हैं। फिर उनका वर्गीकरण करते हैं, वर्गीकरण मतलब बांटते हैं, ठीक है। और फिर उनका विश्लेषण करते हैं, उन आंकड़ों को जांचते हैं, परखते हैं, ठीक है, क्या इन सब चीज़ों का। और फिर उसका प्रस्तुतिकरण करते हैं। प्रस्तुतिकरण करके कोई भी यदि हम किसी दो आंकड़ों को प्रस्तुत किया है हमने तो कोई भी व्यक्ति उसको आराम से देखकर समझ सकता है। कोई मतलब जो ज़्यादा, जैसे हम मैच देखते हैं क्रिकेट मैच, तो क्रिकेट मैच में ग्राफ चलता है इस टाइप से। एक लाइन होती है इंडिया की, ये भाई इंडिया का ये ओवर और इस टाइप से विकेट का होता है, तो इस टाइप से चलती है। और एक चलती है, मान लो दूसरी टीम कोई भी है अब, तो इस टाइप से चलती है। तो यहाँ पर कोई भी देख कर बता सकता है कि भाई इंडिया वाली जो लाइन है, मतलब इंडिया जो है वो हमेशा जीतता रहा शुरू से ही और लास्ट में भी वो जीत गया, ठीक है। ये मान लीजिए पाकिस्तान की हो गई, ठीक। तो इसमें कोई ज़्यादा विशेषज्ञ की जरूरत नहीं होती। जब हम उसको प्रस्तुत कर देते हैं किसी भी चीज़ में तो कोई भी व्यक्ति आसानी से देखकर उनका पता लगा सकता है कि भाई किसके फेवर में ज़्यादा समय तक चीज़ें रही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सांख्यिकी की परिभाषा की। देखो क्योंकि जब आप कोई भी क्वेश्चन लिखोगे तो लिखने में ये बात का ध्यान रखना कि सांख्यिकी का अर्थ तो आप अपने शब्दों में बता दोगे, ठीक, लेकिन अर्थ बताने के बाद उसकी जो डेफिनेशन लिखी जाती है
बेसिकली वो उन्हीं वर्डों में लिखी जाती है जो उनके बारे में किसी ने बोला है। तो 2 डेफिनेशन कम से कम हमें लिख के आनी है, कम से कम 2। ठीक, तो चलिए बात करते हैं डॉक्टर डीएल बावले ने क्या कहा है सांख्यिकी के बारे में। सांख्यिकी किसी अनुसंधान के किसी विभाग में संख्यात्मक तथ्यों का समूह है जो एक दूसरे के साथ संबंध प्रकट करता है। मतलब जो सांख्यिकी है वो किसी अनुसंधान के किसी विभाग में संख्यात्मक तथ्य, संख्यात्मक मतलब न्यूमेरिकल जो वैल्यू होती है, ठीक है, उनका समूह है। मतलब कोई अकेला व्यक्ति के बारे में जानकारी होती है वो सांख्यिकी नहीं है, लेकिन जो समूह में जानकारी होती है वो सांख्यिकी है। ठीक, जो एक दूसरे से संबंध प्रकट करते हैं, हाँ, और उनमें एक दूसरे से रिलेशन होता है। 2 अलग अलग टाइप के आंकड़े वो किसी काम के नहीं होते, ठीक है, मतलब आंकड़े आपस में संबंधित होने चाहिए। जैसे हम उनका कोई यूज नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल, जैसे हम किसी बच्चे में किसी कक्षा में बच्चों की एज के बारे में बात कर रहे हैं, उनके मार्क्स के बारे में बात कर रहे हैं, और साथ में हमने पता किया कि भाई उस क्लास में इतनी टेबल है। यहाँ तो हम मार्क्स की बात कर रहे हैं कि बच्चों के जो मार्क्स आ रहे हैं वो क्या 80, 70 इस टाइप से मार्क्स आ रहे हैं। लेकिन क्लास में जो है क्लास में हमारी कितनी चेयर हैं या कितनी टेबल हैं, ठीक है, ये आंकड़े जो हो गए ये इनमें रिलेशन नहीं है, तो ये सांख्यिकी नहीं है। सांख्यिकी तभी होती है जब उनमें संबंध भी हो जो आंकड़े हैं। ठीक है, चलिए दूसरा कोई भी एक ये डेफिनेशन अच्छी है, सिंपल सी डेफिनेशन है, इसको आप याद कर सकते हो। सांख्यिकी किसी अनुसंधान के किसी विभाग में संख्यात्मक तथ्यों का समूह है जो एक दूसरे के साथ संबंध प्रकट करते हैं। ठीक, दूसरा वेबस्टर के अनुसार यह किसी राज्य की प्रजा, अच्छा ये जो है क्योंकि शुरू में जो स्टार्ट हुआ था ये राजा के राज्य से चीजें शुरू हुई थी, क्योंकि राजा जो है अपनी जनसंख्या, अपने जो क्षेत्र होता था उसकी जनसंख्या और जनसंख्या के साथ साथ वही कितने सैनिक है हमारे पास, कितना हमारे पास चीजें आती हैं, ठीक है, उन सब चीजों का जो आंकड़े रखते थे, ठीक है, वहीं से शुरू हुआ था। तो वेबस्टर की डेफिनेशन के भी लगभग उसी से मिलती जुलती है। यह किसी राज्य की प्रजा की दशा को दर्शाने वाले वर्गीकृत तथ्य हैं। प्रजा की दशा को दर्शाने वाले वर्गीकृत तथ्य हैं। विशेषकर यह वह तथ्य हैं जिन्हें संख्याओं की सारणियों में या अन्य किसी सारणी अथवा वर्गीकृत क्रम में रखा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक मतलब 3 डेफिनेशन हो गए, 3 में से कोई सी भी आप 2 लिख सकते हो। प्रोफेसर एएल बर्डिंगटन के अनुसार सांख्यिकी अनुमान तथा संभावनाओं का विज्ञान है। ये सिंपल सी डेफिनेशन है, इसे भी आप अच्छी डेफिनेशन है। सांख्यिकी अनुमान तथा संभावनाओं का विज्ञान है, मतलब क्योंकि डाटा इकट्ठा करते हैं, उसका हम प्रस्तुतिकरण करते हैं, फिर उसका विश्लेषण करते हैं, संश्लेषण करते हैं, उसके बाद जो है हम अनुमान लगाते हैं। तो अनुमान तथा संभावनाओं का विज्ञान है। ठीक, तो ये भी आप, ये अच्छी डेफिनेशन है, छोटी डेफिनेशन है, इसे भी आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्योंकि सांख्यिकी के जब क्वेश्चन आएगा, तो क्योंकि इसमें आपके 2 क्वेश्चन आपके लॉन्ग आते हैं। एक क्वेश्चन हो सकता है कि आपका स्टार्टिंग से आ जाए, अनुसंधान के बारे में आ जाए, लेकिन दूसरा क्वेश्चन जो आएगा वो सांख्यिकी का आएगा। और सांख्यिकी से जब 20 नंबर का कोई क्वेश्चन आएगा, क्योंकि छोटे क्वेश्चन भी आएंगे बड़े भी आएंगे, यदि 20 नंबर का आएगा तो हो सकता है कि सांख्यिकी की पूरी डेफिनेशन पूछ ले। ठीक है, सांख्यिकी क्या है, सांख्यिकी की परिभाषा क्या है, सांख्यिकी के कार्य क्या है, इन 3-4 चीजों को मिलाकर क्वेश्चन ले सकता है। या फिर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा फिर आपका यहाँ से, और न्यूमेरिकल में एक ही क्वेश्चन में आपसे माध्य आगे पढ़ेंगे हम, ठीक है, डेटा के बारे में, डेटा कैसे, मतलब डेटा कितने प्रकार के होते हैं, कैसे उनको इकट्ठा किया जाता है, उनका संकलन किया जाता है, कैसे उनका व्यवस्थीकरण किया जाता है, कैसे उनका प्रस्तुतिकरण किया जाता है, कैसे उनका विश्लेषण किया जाता है, संश्लेषण किया जाता है, और कैसे हमारे माध्यिका बहुलक ये निकाले जाते हैं। तो इन सब के तो एक क्वेश्चन आएगा, या तो उसमें आपका एक ही क्वेश्चन में माध्य निकलवाएगा, माध्यिका निकलवाएगा और बहुलक भी निकलवाएगा। ठीक है,
क्योंकि 20 नंबर का यदि क्वेश्चन बनेगा तो कम से कम ये तीनों चीजें एक में ही पूछेगा फिर। चलिए, सांख्यिकी के कार्य क्या है। अब सांख्यिकी के कार्य क्या होते हैं? आंकड़ों का इकट्ठा करना भी सांख्यिकी में आएगा, आंकड़ों का व्यवस्थितीकरण करना भी सांख्यिकी में आएगा, आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण करना भी सांख्यिकी में आएगा, आंकड़ों का विश्लेषण करना भी सांख्यिकी में आएगा। ठीक है, तो ये सब सांख्यिकी के ही कार्य होते हैं, और पूर्व अनुमान लगाना भी सांख्यिकी में ही आएगा। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। प्राचीन काल से ही सांख्यिकी का प्रयोग राजाओं द्वारा अपने, देखो फिर से कोई बात आ गई, प्राचीन काल से ही सांख्यिकी का प्रयोग राजाओं द्वारा अपने शासकीय प्रबंधन हेतु किया जाता रहा है। वे आंकड़ों का संग्रह करके राज्य की आय, कृषि तथा उत्पादन, सैन्य शक्ति, राजा किस लिए आंकड़े रखेगा, राज्य की आय कितनी है, ठीक है, अब हमारे यहाँ पर सैनिक कितने हैं, ठीक, हमारी जनसंख्या कितनी है, कृषि कितनी है, हमारे पास कृषि भूमि कितनी है, उत्पादन कितना होता है, तो इन सब चीज़ों के वो डिटेल रखते थे, ठीक, आदि का अनुमान लगाते थे। और इसी कारण से इसे राज्य विज्ञान, साइंस ऑफ किंग की संज्ञा दी गई थी। चाणक्य द्वारा अर्थशास्त्र में अर्थ, फाइनेंस संबंधी आंकड़ों का प्रयोग किया गया है। चंद्रगुप्त मौर्य ने जनसंख्या संबंधी आंकड़े एकत्रित किए थे, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य ने भी अपनी जनसंख्या संबंधी जितने भी आंकड़े थे वो एकत्रित किए थे। और चाणक्य की जो बुक है अर्थशास्त्र, उसमें अर्थ का मतलब फाइनेंस संबंधी आंकड़ों का प्रयोग किया गया है। वर्तमान समय में सांख्यिकी का प्रयोग, वर्तमान समय में सांख्यिकी का प्रयोग, देखो सांख्यिकी क्या है कि ये कोई एक ऐसा विषय नहीं है कि भाई ये या तो कला है या फिर साइंस है, क्योंकि हम दो तीन चीज़ें पढ़ते हैं। जब हम स्ट्रीम लेते हैं तो हम आर्ट लेते हैं, कोई बच्चे साइंस ले लेते हैं, साइंस बैकग्राउंड के, कोई बच्चे कॉमर्स बैकग्राउंड के हो जाते हैं, लेकिन ये तीनों में ही शामिल होती है। मतलब सांख्यिकी जो है हर क्षेत्र में आती है ये, क्योंकि बिना सांख्यिकी के ना तो आप जो है चीज़ों का अनुमान लगा सकते, ठीक। चलिए, वर्तमान समय में सांख्यिकी का प्रयोग शिक्षा, अर्थशास्त्र, मतलब शिक्षा के क्षेत्र में भी सांख्यिकी का प्रयोग होता है। अर्थशास्त्र सांख्यिकी कार्य पढ़ रहे हैं हम, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी, मनोविज्ञान में भी, समाजशास्त्र में भी, व्यापार संबंधित व्यापार में भी, प्रबंधन में भी, ठीक है, विभिन्न समस्याओं का समाधान करने हेतु किया जाता है। वर्तमान में शायद ही कोई क्षेत्र इससे अछूता हो, मतलब कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जो सांख्यिकी से अछूता हो, ठीक है, हर विषय, हर उसमें सांख्यिकी आती ही आती है, ठीक। मैथ में भी आ जाता है, ठीक है, इकोनॉमिक्स में भी आ जाता है, उधर बच्चे कॉमर्स पढ़ते हैं उनके लिए भी होता है, ठीक है, साइंस वाले पढ़ते हैं उनके लिए भी सांख्यिकी का होता है। तो सांख्यिकी द्वारा किए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण कार्य यह हैं। नंबर 1, अच्छा, इसमें आप अपनी तरफ से भी डाल सकते हो, ऐसा नहीं कि पूरे ये सारी चीज़ें लिखनी है, ठीक है, यहाँ पर आप लिख सकते हो नंबर 1 डाल के कि सांख्यिकी का कार्य आंकड़ों का एकत्रित, मतलब संकलित करना है, ठीक है। नंबर 2, सांख्यिकी का कार्य आंकड़ों का व्यवस्थीकरण करना है, सांख्यिकी का कार्य आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण करना है, ठीक है, उनका विश्लेषण करना है। तो इस प्रकार से अपनी तरफ से पॉइंट बनाकर भी डाल सकते हो। सांख्यिकी के द्वारा हम पूर्वानुमान या भविष्यवाणियां करते हैं, ठीक है, या हम किसी चीज़ों के बारे में अनुमान लगा सकते हैं, पूर्वानुमान लगा सकते हैं। तो इस टाइप से अपनी तरफ से ही पॉइंट बना के आप लिख सकते हो सांख्यिकी कार्य के बारे में। सर्वप्रथम इसका कार्य आवश्यक प्रदत्त सामग्री तथा तथ्यपूर्ण तथा संबंधित आंकड़ों का संग्रह करना है, मतलब वही बात आगे, संग्रह करना। यह संग्रहण स्वयं तैयार किया जा सकता है या किसी सरकारी, अर्ध सरकारी, गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा विशेषज्ञों की मदद से करवाया जा सकता है। अच्छा, जब ये इन आंकड़ों का संग्रहण किया जाता है तो आंकड़े संग्रहण में भी जब 2 टाइप के फिर आंकड़े आ जाते हैं, एक तो प्राथमिक आंकड़े, द्वितीयक आंकड़े। प्राथमिक वो हैं जो हमने खुद किए हैं, या मतलब द्वितीयक वो होते हैं जो हमने खुद नहीं किए, लेकिन कहीं न्यूज़पेपर में छपा था कुछ पहले और उसी न्यूज़पेपर को हमने आधार बना के वहां से हमने आंकड़े ले लिए, तो सेकेंडरी हो जाते हैं, ठीक है।
सर्वप्रथम इसका कार्य वही है आंकड़ों का संग्रहण करना, और संग्रहण जो है हम किसी से भी करा सकते हैं, या तो खुद कर सकते हैं, सरकारी या अर्ध सरकारी या गैर सरकारी संस्था द्वारा विशेषज्ञ की मदद से करवाया जा सकता है। ठीक है, आंकड़ों वही अब आंकड़ों का वही बात आगे व्यवस्थित करना। ठीक है, अपनी तरफ से भी पॉइंट बना सकते हो आप, व्यवस्थित करना। ठीक, और लिख सकते हो उसमें थोड़ा बहुत जो भी आप जितना भी आपके मन में आए। तो सेकंड बात वही आ गई, आंकड़ों के संग्रहण के पश्चात इनको समुचित रूप से व्यवस्थित करना दूसरा कार्य है। इसका विश्लेषण व विवेचन करने में सुविधा होती है। मतलब जब हम आंकड़ों को व्यवस्थित कर देते हैं तो आंकड़ों को देखकर हम उनकी विश्लेषण करना आसान हो जाता है फिर हमारे लिए। ठीक है, माध्यिका निकालना आसान हो जाता है, चेक करना आसान हो जाता है। या यदि आंकड़े अव्यवस्थित हैं, अव्यवस्थित मतलब जैसे सपोज कीजिए यहाँ पर लिखा है एक ऐसे कि ये पहले 9 लिखा हुआ है, फिर 12 लिखा है, फिर यहाँ पर 7, 5, 0, 1, 8, इस टाइप से ये आंकड़े जो हैं आपके अव्यवस्थित हैं अभी। ठीक, प्राथमिक आंकड़े हैं। जब हम इनको असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे तो 0, 1, 5, 7, 8, 9 एंड 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। हाँ, अब ये क्या कर दिया हमने, आंकड़ों को व्यवस्थित कर दिया। बाकी और भी डिटेल में समझेंगे, लेकिन आंकड़ों को जब हमने यहाँ पे व्यवस्थित करा तो यहाँ से हमें एक तो इसकी माध्यिका पता चल जाएगी बहुत इजीली कि भाई ये वाली जो है माध्यिका का मतलब होता है मिडिल टर्म, तो मिडिल टर्म ये है, तो माध्यिका हम यहाँ से देख के निकाल, यहाँ से हम नहीं देख के निकाल सकते। ठीक है, क्योंकि मिडिल टर्म में तो ये आ रहा है यहाँ पर, तो ये माध्यिका नहीं हुई। ठीक है, ये मीडियन नहीं हुई, बट ये क्या है आपकी मीडियन है। ठीक, तो ये हमने क्या किया, उनको व्यवस्थित कर दिया। और यहाँ पर हम ये भी पता लगा सकते हैं भाई हाईएस्ट मार्क्स, क्योंकि अभी तो मैंने ये थोड़े से लिखे हैं, लेकिन जब ज़्यादा डेटा लिखा हो तो वहाँ पर पता नहीं चल पाता भाई कौन सा नंबर बड़ा है, कितने मार्क्स ज़्यादा हैं। ठीक है, ठीक है, वहाँ पर सबको देखना पड़ता है और कन्फ्यूजन हो जाता है। लेकिन जब वो व्यवस्थित क्रम में रहेंगे, आरोही अवरोही क्रम में रहेंगे, तो वहाँ से हम उनका विश्लेषण आसानी से कर सकते हैं। चलिए, तो पहले जो पॉइंट है वो आंकड़ों का संग्रहण हो गया। ठीक है, दूसरा जो है आंकड़ों का संग्रहण संकलन एक ही बात होती है। ठीक, दूसरा पॉइंट इनका करना हो गया, व्यवस्थीकरण हो गया। फिर तीसरी बात करते हैं, वर्गीकृत सारणी अर्थात आवर्ती वितरण से विश्लेषण एनालिसिस करना अगला महत्वपूर्ण कार्य होता है। इसे करने के लिए सांख्यिकी में विभिन्न विधियां उपलब्ध हैं, जैसे केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें, सहसंबंध, कोरिलेशन आदि। विभिन्न सांख्यिकी मापों को ज्ञात करने हेतु सांख्यिकी की विभिन्न पद्धतियां एवं महत्वपूर्ण सूत्रों का प्रयोग कर प्राप्त आंकड़ों से आलेख बनाए जाते हैं, जिनमें उनकी विवेचना तथा विश्लेषण सरलता से की जा सकती है। देखिए, तीसरा पॉइंट क्या है यहाँ पर, ये क्या कहना चाह रहा है कि जो हमने आंकड़े इकट्ठे कर लिए, अब यहाँ से आंकड़े यदि हम इस पे कोई योजना बनाना चाहते हैं या कुछ भी, तो सारे आंकड़े नहीं देखे जाते। ठीक है, इसका एक वैल्यू निकाली जाती है कि भाई इसका एक रिजल्ट निकाला जाता है। तो रिजल्ट निकालने के लिए हमारे पास कुछ चीजें उपलब्ध होती हैं, जैसे केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें। अब केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें में यदि हम बात करें तो हम इनका माध्य निकाल सकते हैं, हम इनकी माध्यिका निकाल सकते हैं, हम इनका बहुलक निकाल सकते हैं, जो इनके सेंटर को शो करती है। सपोज करो कि यही है कि भाई एक क्लास में बच्चों के 20 में से कितने नंबर आए हैं, तो आउट ऑफ 20 मार्क्स का कोई हमने एक यूनिट टेस्ट लिया था। ठीक है, और 20 में से जो मार्क्स आए हैं वो ये हैं 0, 1, 5, 7, 8, 9, 12। ठीक, अब प्रिंसिपल चाहते हैं कि भाई बच्चों को जो हमें अच्छा करना है, या उनके लिए हमें योजनाएं बनानी है, या टीचर का क्या वो है, तो सब चीज़ें उनके ये मार्क्स पे डिपेंड करता है। जैसे ही उनके मार्क्स आए हैं, ठीक, इन मार्क्स को देखकर हम उनको प्रिंसिपल को बताएंगे कि जी एवरेज मार्क्स 7 आ रहे हैं, या तो माध्यिका बता सकते हैं हम, मिडिल टर्म।
कि बच्चों के जो है मार्क्स जो है 7 लगभग मान लीजिए ये है जी। तो इससे आइडिया लगा सकते हैं भाई 20 में से 7 आ रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, बच्चे जो है कमजोर हैं। ठीक। दूसरा हम इनका एवरेज भी निकाल सकते हैं। अब एवरेज जरूरी नहीं कि 7 आए, बट वो भी मिडिल टर्म को केंद्रीय प्रवृत्ति की मापे, मतलब केंद्र की बात को शो करते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति की मापे कि सेंटर में क्या है। ठीक। तो या तो हम इसका फिर हम वो भी निकाल सकते हैं, माध्य मीन निकाल सकते हैं। ठीक। तो मीन भी हो सकता है कि इसके आसपास ही आए। ठीक है। मीन से भी हम देखकर आइडिया लगा सकते हैं कि भाई बच्चे जो हैं हमारी क्लास में अच्छे हैं क्या नहीं है। ठीक। तीसरा होता है बहुलक, बहुलक बता सकते हैं। बहुलक का मतलब होता है जी 7 2 बार आया मान लो। ठीक है। तो जो ज्यादा बार संख्या आ रही है वो हमारा बहुलक हो गया। ठीक। तो 7 क्या हो गया यहाँ पर, बहुलक हो गया हमारा। ठीक है। तो ये केंद्रीय प्रवृत्ति की मापे हम ज्ञात करते हैं और उससे हम एक आइडिया लगाते हैं या वो बनाते हैं। तो तीसरा पॉइंट आपका वही हो गया कि जब हम इनको व्यवस्थित कर लेते हैं, व्यवस्थित करने के बाद अगला कार्य इनको एनालाइज करना होता है। और एनालाइज करने के लिए हमारे पास बहुत सारी विधियां हैं। तो आंकड़ों को व्यवस्थित तो कर लिया, अब उनको हमें विश्लेषण भी तो करना है। और विश्लेषण कैसे करें, देखकर भी कर सकते हैं। दूसरे बहुत सारी विधियां होती हैं, जैसे केंद्रीय प्रवृत्ति की मापे निकाल लिया आपने। सहसंबंध भी होता है कि सहसंबंध निकाल लिया। सहसंबंध का मतलब होता है कि दो चरों में आपस में रिलेशन है। ठीक है। उनमें रिलेशन बनाया जाता है। ठीक। और रिलेशन एक चर दूसरे पर डिपेंड करता है और एक चर की हेल्प से हम दूसरे चर को निकाल सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक। ये वाला व्यापीकरण कर चर राशियों के मानों का अनुमान लगाया जाता है। सहसंबंध गुणांक ज्ञात कर दो चरों में से एक का मान ज्ञात होने पर दूसरे के विषय में अनुमान लगाया जा सकता है। मतलब यदि हमने दो चरों के बीच में सहसंबंध गुणांक ज्ञात कर लिया है तो उससे क्या बेनिफिट होगा, हमें एक चर के मान ज्ञात होने पर दूसरे का अनुमान लगाया जा सकता है। दूसरे का अनुमान मतलब सपोज करो हमारे पास दो चर हैं, एक है कि लागत और एक है लाभ। भाई किसी कंपनी का 1995 में लागत इतनी, लाभ लाभ इतना। ठीक है। लागत और हाँ, लागत और लाभ। यदि हमें किसी कंपनी का हर वर्ष का पहले वर्ष में लागत मान लीजिए हमने 100 रुपये लगाई। ठीक है। ये और लाभ हुआ हमें 10 रुपये का। अगले साल हमने लागत जो लगाई वो 200 रुपये लगाई। ठीक है। और लाभ हुआ हमें कितने रुपए का, 15 रुपये का। ठीक। फिर अगले साल हमने 300 रुपये लगाया। ठीक है, लागत। और लाभ हुआ हमें, ये लाभ है, लाभ मतलब 200 रुपये तो आपने मतलब जो आपने लागत लगाई है वो तो आपको मिली है, साथ में आपको ये लाभ भी मिल गया। ठीक है। ये लाभ है आपका। ठीक। तो 300 रुपये लगाने के बाद आपको जो है 18 रुपये लाभ के मिले। अब यहाँ पर ये लागत और लाभ, इन दोनों, ये दो आपके चर हैं, एक लाभ का है एक लागत का। इनके बीच में यदि आप रिलेशन पैदा बना सकते हो तो आप अगले ये पता कर सकते हो यदि हम 1500 रुपये लागत के लगाएं तो लाभ हमें क्या मिलेगा, लगभग कितना लाभ हो सकता है। तो दूसरे एक चर के बारे में ज्ञात होने पर दूसरे का अनुमान लगाया जा सकता है। तो इस प्रकार से आप इसके कार्य बता सकते हो कि भाई सांख्यिकी के ये कार्य है, मतलब आंकड़ों का इकट्ठा करना, आंकड़ों का व्यवस्थित करना, आंकड़ों का विश्लेषण करना, एनालिसिस करना, और एनालिसिस करने की विधियां हैं हमारे पास ये सारी। ठीक है। और सहसंबंध गुणांक निकालना, गुणांक निकालने से एक चर का यदि मान ज्ञात है तो दूसरे का निकाला जा सकता है। कभी कुछ समस्याओं में तथ्य इस प्रकार होते हैं। दूसरा होता है इसका, इसकी सीमाएं, क्योंकि सांख्यिकी की कुछ लिमिट है। ठीक है।
तो लिमिट क्या क्या है उनके बारे में बात कर लेते हैं। दो मतलब ये हालांकि लिमिट ज़्यादा आता नहीं है, इसकी सीमाओं के बारे में बहुत रेयर चांस में कभी कभी एक शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन बन जाएगा, नहीं तो लिमिट इसकी ज़्यादातर पूछी नहीं जाती। फिर भी आप लिमिट बता सकते हो कि लिमिट क्या क्या है इसकी। ठीक है, चलिए देख लेते हैं लिमिट के बारे में। बस ये मतलब आपको इतना नहीं देखना, ठीक है, बस एक एक चीज़ ये एक एक लाइन देख लेनी है। ठीक है, पहले लिमिट की बात करते हैं इसकी। सांख्यिकी में केवल सामूहिक स्थिति तथा परिवर्तनों का अध्ययन होता है। मतलब ये है कि सांख्यिकी में हम सामूहिक, सामूहिक मतलब समूह, समूह मतलब ग्रुप, ग्रुप का अध्ययन करते हैं। ठीक है, किसी सिंगल व्यक्ति का अध्ययन नहीं करते। जैसे हम यदि क्लास में बच्चों का किसी कक्षा का अनुमान लगा रहे हैं तो वो सांख्यिकी है, क्लास के बच्चों का अनुमान लगा रहे हैं तो वो सांख्यिकी है। उसके चाहे उनकी चाहे एज का, उनका चाहे वेट का, उनके चाहे उनके मार्क्स का, जो भी हम अध्ययन कर रहे हैं वो सांख्यिकी है। तो सामूहिक होना चाहिए, मतलब समूह होना चाहिए, ग्रुप होना चाहिए। ठीक, दूसरे यदि किसी हम एक सिंगल व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, सिंगल विद्यार्थी के बारे में बात कर रहे हैं तो वो सांख्यिकी नहीं हो सकती, मैथ हो सकता है वो। ठीक है, सिंगल बच्चे की बात करता ही नहीं है सांख्यिकी। ठीक, वो ग्रुप की बात करता है। चलिए दूसरी बात देख लें, सांख्यिकी मात्र एक उपकरण की तरह है। हाँ, सांख्यिकी जो है वो हमारा एक उपकरण की तरह होता है, क्योंकि इसका प्रयोग करके हम किसी कक्षा का या किसी समाज का या किसी ग्रुप का एक विश्लेषण करते हैं। ठीक है, ये उसका सांख्यिकी क्या है, उसका उपकरण है ये। ठीक, उपकरण के तौर पर हम क्या यूज करेंगे, भाई सांख्यिकी का हम प्रयोग करके उनके बारे में तथ्यों आंकड़ों के बारे में इकट्ठा कर सकते हैं, उनको उनका संश्लेषण करते हैं, विश्लेषण कर सकते हैं। ठीक है, निष्कर्ष निकाल सकते हैं। कंप्लीट निष्कर्ष नहीं निकलता, लेकिन पूर्व अनुमान लगा सकते हैं। जैसे इसमें लिखा ना, किंतु उससे कुछ निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। तो निष्कर्ष नहीं निकलता, ये जो है इतना निष्कर्ष नहीं निकलता, बट पूर्व अनुमान तो निकलता है। ठीक है, तो निष्कर्ष इसलिए बोल रहे हैं ये, क्योंकि जैसे सपोज कीजिए सांख्यिकी का प्रयोग करके हमने एवरेज मार्क्स निकाल लिए कि जी एवरेज मार्क्स जो हैं वो क्लास के वो 40 हैं, तो क्या सभी बच्चों को 40 मान लिया जाए? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि कुछ बच्चे यहाँ पर 90 वाले भी होंगे और कुछ बच्चे यहाँ पर 0 वाले भी होंगे। ठीक है, तो कुछ बच्चे 10 वाले भी होंगे। तो यहाँ से निष्कर्ष नहीं, इसे निष्कर्ष नहीं मान सकते आप कंप्लीटली। हाँ, अनुमान लगाया जा सकता है और बताया जा सकता है कि भाई ये बच्चों का जो है एवरेज मार्क्स ये आ रहा है। ठीक है, निष्कर्ष नहीं, ये पूरा कंप्लीट एक तरीके से निष्कर्ष नहीं होता ये। ठीक, तो सांख्यिकी का इसकी सीमाएं हैं ये। ठीक है, मतलब इसको आप निष्कर्ष नहीं मान सकते। सांख्यिकी का प्रयोग प्रशिक्षित व्यक्ति ही कर सकता है। बिल्कुल, जैसे सांख्यिकी की हम बात करें, हालांकि अपनी तरफ से भी आप सीमाएं कुछ बना के लिख सकते हैं। सांख्यिकी हम बात करें, क्योंकि सांख्यिकी के लिए आपको क्या होना जरूरी होता है, जब इसका माध्य निकालना, ठीक है, बहुलक निकालना, उसके लिए आपको ये सांख्यिकी के विषय के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, यदि विषय के बारे में, तो सिंपल सी बात है, यदि विषय के बारे में नहीं पता तो हम उसके बारे में कुछ कर ही नहीं सकते फिर। ठीक है, कोई भी नहीं कर सकता। यदि व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है या पढ़ा लिखा भी है तो लेकिन सांख्यिकी नहीं जानता है, या 10th क्लास में उसने अभी तक नहीं पढ़ा था इनके बारे में, जब तक पढ़ेगा नहीं तब तक क्या पता कर सकता है। सांख्यिकी द्वारा गुणात्मक तथ्यों का अध्ययन नहीं किया जाता है। देखिए, जो हमारे आंकड़े होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला, एक गुणात्मक होता है आंकड़े, एक होता है संख्यात्मक। मतलब ये आपका क्वालिटी और ये आपका क्वांटिटी। ठीक है, तो क्वालिटी मतलब गुणात्मक आंकड़े होते हैं। जैसे हम कहें कि भाई भारत एक बहुत अच्छा देश है। ठीक है, तो बहुत अच्छा मतलब कितना अच्छा, ये तो गुना उसके मतलब गुण बता रहा है, या वो लड़की बहुत सुंदर है। ठीक, या इस कक्षा के जो बच्चे हैं उनकी लंबाई बहुत अधिक है, बहुत अधिक है। तो ये सब गुणात्मक आंकड़े हो गए। लेकिन यदि वो गुणात्मक, दूसरा होता है संख्यात्मक आंकड़े। जैसे हम कहें कि भारत में
जो जनसंख्या है वो 140 करोड़ है, ठीक है। भारत का क्षेत्रफल इतना है, इन सब चीज़ों के, या भारत के इतने व्यक्तियों की आय इतनी है, ठीक है। तो ये सब संख्यात्मक, जहाँ संख्या का प्रयोग हो संख्यात्मक आंकड़े होते हैं। तो सांख्यिकी का जो प्रयोग होता है वो संख्यात्मक इस पे होता है, गुणात्मक पे नहीं होता, ठीक है। जब तक गुणात्मक आंकड़ों को संख्यात्मक रूप नहीं दे देते तब तक हम इस सांख्यिकी का प्रयोग नहीं कर सकते। बता दिया कि भाई ये लड़की जो है, मान लो कि ये ए है, ये ए पर्सन है, ये बी पर्सन है, ये सी पर्सन है, ये थोड़ा गोरा है, ठीक है, ये इंटेलिजेंट है। तो इंटेलिजेंट भी कितना इंटेलिजेंट, जब तक हम इसका आईक्यू लेवल निकाल के नहीं देखेंगे तो वो तब सांख्यिकी में आ जाएगा, ठीक है। जब संख्या जुड़ जाएगी इससे, ठीक। या फिर ये जो है वो बहुत ईमानदार है, ये बहुत ऑनेस्ट है। तो अब इस ऑनेस्ट मतलब कितना ऑनेस्ट है, क्या है ऑनेस्ट है, तो ये क्या हो गया, गुणात्मक हो गया। और गुणात्मक चीज़ों पर सांख्यिकी अप्लाई नहीं होती है, ये संख्यात्मक चीज़ों पर अप्लाई होती है, ठीक है। इसकी ये लिमिट है, सांख्यिकी की कुछ लिमिट होती है। हालांकि लिमिट वाला क्वेश्चन इतना ज़्यादा नहीं आता, फिर भी देख लेते हैं। सांख्यिकी में हम उन्हीं समस्याओं का अध्ययन कर सकते हैं जिन्हें आंकड़ों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जैसे प्राप्तांक, लंबाई, मतलब जिनको आंकड़ों आंकड़ों मतलब संख्याओं के रूप में, प्राप्तांक, लंबाई, ऊंचाई, आयु आदि। परंतु ऐसी इकाइयों का अध्ययन करने में सांख्यिकी असमर्थ है जिनको आंकड़ों को व्यक्त नहीं किया जा सकता, जैसे ईमानदारी, बौद्धिक स्तर, सुंदरता, चरित्र, ठीक। ये सब क्या होगी, गुणात्मक आंकड़े होगी। ये भी आंकड़े हैं बट ये क्या है, गुणात्मक आंकड़े हैं, और गुणात्मक आंकड़ों का यहाँ पर ज़्यादा अध्ययन नहीं किया जा सकता, ठीक है। तीसरा, ये पांचवा पॉइंट है, सांख्यिकी आंकड़े सजातीय होने चाहिए, ठीक। मतलब सांख्यिकी द्वारा जो आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं वो सजातीय होने चाहिए। सजातीय का मतलब यही होता है, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल आपको पहले बताया था कि सांख्यिकी द्वारा जिन आंकड़ों को एकत्र कर निष्कर्ष निकाला जाता है वह आंकड़े सजातीय होने आवश्यक है। यदि आंकड़ों में एक रूपता नहीं है तो इस प्रकार के आंकड़ों से किया गया विश्लेषण भ्रमित करने वाला होगा, जैसे किसी कक्षा में कुर्सियों की संख्या तथा स्कूल के पुस्तकालय में किताबों की संख्या। बिल्कुल, तो कक्षा में कुर्सियों की संख्या और पुस्तकालय में किताबों की संख्या, ये आंकड़ों से कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि ये क्या है, सजातीय नहीं है। सजातीय मतलब एक तो हो गया लाइब्रेरी में जो किताबें हैं उनका आंकड़ा, एक हो गया कक्षा में जो कुर्सियां उनका आंकड़ा। तो कुर्सी से किताबों का क्या लेना देना, ठीक है। ये तो एक उसके नहीं है, एक रूपता नहीं है इनमें, ठीक। तो सजातीय होना जरूरी है। छठा पॉइंट, सांख्यिकी माप व निष्कर्ष औसत रूप से ही सत्य होते हैं। मतलब ये होता है सांख्यिकी जो हम करते हैं चीजें, ठीक है। एक तो माध्य निकालते हैं, एक माध्यिका निकालते हैं, एक बहुलक निकालते हैं। थोड़ा पेन, एक सेकंड। बहुलक, तो ये जो चीजें हम निकालते हैं ये औसत रूप से ही सत्य होते हैं। औसत मतलब इनको ज्यादा बिल्कुल पूर्ण रूप से सत्य नहीं मान सकते हम इनको, ठीक है। वही बात आ गई पहले वाली, सांख्यिकी के नियम प्रत्येक स्थिति में प्रयोग नहीं किए जा सकते, स्थिति बदलने पर परिणाम भी बदल जाते हैं। यदि 10 व्यक्तियों की औसत आयु 40 वर्ष है तो इसका अर्थ यह है नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति की औसत आयु 40 है, वही बात है, ठीक है। मतलब जो ये हमने माध्य निकाला है तो ये औसत रूप में काम करेंगे, पूर्ण निष्कर्ष नहीं होते ये, ठीक। तो वही लिखा है इसमें भी। चलिए आगे देखते हैं, सांख्यिकी का महत्व। हाँ, सांख्यिकी ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है, 1 नंबर का, 2 नंबर का, ठीक है। सांख्यिकी का क्या, सॉरी, 1 नंबर 2 नंबर के तो आपके आएंगे नहीं, ठीक। कम से कम 4 नंबर या 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक है। और फिर 20 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। सांख्यिकी का महत्व, लेकिन शॉर्ट, मतलब वेरी शॉर्ट में नहीं, शॉर्ट में बन जाता है ये, ठीक, इम्पोर्टेंट है। आज के दौर में निसंदेह कहा जा सकता है कि सांख्यिकी का प्रयोग करके कार्य नहीं किए जाते, वहाँ की उन्नति की गति उनमें बहुत धीमी होगी।
जहाँ सांख्यिकी की विधियों का प्रयोग होता है। सांख्यिकी का विभिन्न क्षेत्रों में महत्व हम पहले ही पढ़ चुके हैं। माध्य, आलेख, अपकिरण, सहसंबंध, निर्देशन आदि के जीव विज्ञान अर्थात मनोविज्ञान, भौतिक विज्ञान व सामाजिक विज्ञान आदि में महत्वपूर्ण योगदान है। मतलब ये कह रहा है कि सांख्यिकी का जो महत्व है ये है कि यदि हम सांख्यिकी का प्रयोग नहीं करते, ठीक है, तो वहाँ उस देश की तरक्की या उस देश के लिए योजनाएं सही से नहीं बन पाती, और जब ये योजनाएं सही से नहीं बन पाती, ठीक है, तो विकास भी उतना ठीक से नहीं हो पाता। तो योजना निर्माण में बाकी अपने तरफ से भी पॉइंट डाल सकते हो आप, ठीक है, कि योजना निर्माण, इसका महत्व, ठीक। और दूसरा पॉइंट बना सकते हो आप कि पूर्व अनुमान लगाने में, पूर्व अनुमान लगाने में, ठीक है। बाकी आप इसे डाल सकते हो कि इसका हर विषय के क्षेत्र में, ठीक, जैसे इसे बोल सकते हैं कि हम अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, कि अर्थशास्त्र में तो सांख्यिकी पढ़ते ही हैं हम, ठीक है। भौतिक सब विषय भी लिख सकते हैं चौथा पॉइंट डाल के, ठीक है। पांचवा पॉइंट भौतिक विज्ञान या सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में, भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में, ऐसे करके हम इसमें पॉइंट डाल के लिख सकते हैं। खेलों में, हाँ बिल्कुल, देखो सांख्यिकी का खेलों में बहुत महत्व है। सांख्यिकी विरोधी पक्ष के संबंध में संकलित किए गए आंकड़ों से उसकी कमजोरियों को आंकने में मदद करता है। एक धावक अपनी हर दौड़ समय के आंकड़े एकत्रित करता है जिससे वह जान सके कि किन परिस्थितियों में उसकी दौड़ सर्वश्रेष्ठ रही है। मतलब सांख्यिकी खेलों में इसका प्रयोग होता है। जैसे कोई व्यक्ति अपने डेली का रिकॉर्ड रखता है, ठीक है, आज इस मैं इतना दौड़ा, या कल इतना दौड़ा था, या विंटर में मैं इतने रनिंग कर लेता हूँ, समर में इतनी कर लेता हूँ। तो वो सारे आंकड़े रखता है और वो जान पाएगा कि भाई मैं इस टाइम में ज़्यादा अच्छी से रनिंग कर लेता हूँ, ठीक। और दूसरा खेलों में होता है। खेलों में हम जो अपोजिट टीम है उसके बॉलर जो होते हैं, या क्रिकेट की बात कर लेते हैं कि क्रिकेट ज़्यादातर बच्चे देखते हैं, तो रिकॉर्ड रहता है कि भाई ये बॉलर ज़्यादा अच्छा है, इसका रिकॉर्ड ये है, ठीक। तो इसके खिलाफ जो है थोड़ा संभल के खेलना है, ठीक है। तो उसकी कमजोरी क्या है उसको देख लेते हैं। वर्तमान समय में सांख्यिकी जन सामान्य तक समा चुकी है। हम हर कदम पर अपनी सुविधा हेतु, अपनी उन्नति हेतु सांख्यिकी का सहारा लेने लगे हैं। आजकल माता पिता अपने नवजात शिशुओं के विकास हेतु इतने चिंतित रहते हैं कि उनकी लंबाई तथा वजन आंकड़े प्रतिमाह एकत्र कर उनके सहसंबंध से पता लगाते हैं कि वह सामान्य रूप से बढ़ रहा है या नहीं। आज समाज में आपराधिक घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। आतंकवाद एवं विश्वव्यापी समस्या का रूप ले चुका है। सेना तथा पुलिस द्वारा भी अपराधी व आतंकवादी घटनाओं संबंधित आंकड़ों का विश्लेषण करने तथा इन घटनाओं को रोकने आदि में योजनाएं बनाने हेतु सांख्यिकी विद्वानों की सहायता ली जाती है। मतलब ये है कि जैसे बच्चे का ही हम एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। जब 1 साल का बच्चा जो होता है उसकी लंबाई इतनी होती है, उसका वजन इतना होता है, ठीक। ये हमारे तरीके पहले से ही हमने सहसंबंध बना रखा है, ठीक। सहसंबंध मतलब 1 साल पे इतना हो जाएगा, 2 साल पे इतना वेट होना चाहिए, इतना उसकी हाइट लंबाई होनी चाहिए, 3 साल पे इतना होना चाहिए, 4 साल पे। तो हमने इनमें सहसंबंध जनरेट कर रखा है, ठीक है, सहसंबंध बना रखा। तो इन आंकड़ों से हम ये देख लेते हैं कि कोई बच्चा है, यदि वो 2 साल का है, उसका वेट इतना है तो भाई सामान्य है। यदि वेट कम है तो मतलब ये असामान्य है। इसके लिए कुछ डॉक्टर को दिखाएंगे, वो या कुछ डॉक्टर बताएंगे भाई क्या कारण है, क्या चीज़ें हैं, क्योंकि बच्चों को लेकर बहुत चिंतित रहते हैं,
ठीक है। उनकी लंबाई ठीक है, उनका वजन ठीक है कि नहीं है, ठीक। उपयुक्त सभी उदाहरणों द्वारा। अच्छा, दूसरा एक इसका योग में जरूर लिखना, क्योंकि ये तो सभी एग्जाम्पल हो गए, कोई 4-5 आप बना दे सकते हो, ऐसा ही नहीं कि बिल्कुल ऐसा ही लिखना, पॉइंट बना के भी आप लिख सकते हैं। भाई पहला पॉइंट आपका ये योजना निर्माण में, ठीक है, बच्चों का लिख सकते हो, ठीक है, कि बच्चों के विकास के संदर्भ में, ठीक, शिक्षा के क्षेत्र में, ऐसे करके अपनी तरफ से भी लिख सकते हो। ये कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, तो नहीं ये लिखना सांख्यिकी का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, ठीक है, खेलों में, ठीक, विज्ञान में। लेकिन ये बहुत मेन इम्पोर्टेंट ये है कि सांख्यिकी का ये जरूरी है, पॉइंट जरूर लिखना आप, ये इम्पोर्टेंट है। क्योंकि मेन क्या है कि आपका जो सब्जेक्ट है वो है योग, और योग में सांख्यिकी का प्रयोग का महत्व ये जरूरी हो जाता है, ठीक। योग शिक्षा शरीर विज्ञान का विषय है। योग जो है शरीर विज्ञान का विषय है। इसमें हम विभिन्न योग क्रियाओं, योगासन व प्राणायाम द्वारा अपने शरीर को स्वस्थ रखने के तरीके सीखते हैं। योग योग करके, प्राणायाम करके हम अपने शरीर को स्वस्थ रखने के तरीके सीखते हैं। योग द्वारा विभिन्न रोगों के उपचार भी किए जाते हैं। अतः यह अति आवश्यक हो जाता है कि हमें यह ज्ञान हो कि कौन सा योगासन किस विधि में बहुपयोगी होगा। मतलब एक योग से, एक आसन से क्या क्या उपयोग हम ले सकते हैं, मतलब कौन सा ज़्यादा अच्छा रहता है, ये सब हमें ज्ञात होना चाहिए। ज्ञात होना चाहिए मतलब आंकड़े हमारे पास होने चाहिए, और आंकड़े यदि हमारे पास हैं, ठीक, तो हम आइडिया लगा सकते हैं भाई ये वाला ये करने से हमें इन चीज़ों में बेनिफिट होगा। तथा कौन सी बीमारी में किस योगासन या प्राणायाम से हानि हो सकती है। जैसे बात करते हैं कि भाई गर्भवती महिलाओं को ये वाला आसन नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो अलग अलग आसन होते हैं, वो अलग अलग व्यक्तियों के लिए। भाई किसी को बीपी की शिकायत है, ठीक, किसी, लेकिन आंकड़े होना जरूरी है। तो इसलिए सांख्यिकी का जो योग में बहुत महत्व है। प्राणायाम से हानि हो सकती है, यह सभी जानकारी हमें योगासन व बीमारी के बीच सहसंबंध से होता है। मतलब इनके बीच में सहसंबंध, सहसंबंध यदि हम बना लेंगे या हमारे पास सहसंबंध होंगे कि, ठीक, तो उसके द्वारा हम बता सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति को उच्च रक्तचाप रहता है तो अनुसंधानों द्वारा जांचा जा सकता है कि किन प्राणायामों से व्यक्ति को लाभ पहुंचाएंगे तथा किन से हानि। चलिए, आज की इस क्लास समाप्त हुई, बाकी कल करेंगे नया चैप्टर, नई क्लास, क्योंकि कल तो शायद हम आंकड़ों के बारे में बात करेंगे कि आंकड़ों को उनमें व्यवस्थीकरण। तो ये थोड़ा सांख्यिकी का आज इंट्रोडक्शन हो गया, पहली क्लास हो गई। चलिए 3 बार ओम बोलेंगे। ओ आइए ओपन करेंगे। चलिए कल मिलते हैं।